आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की जो आने वाली वैकेंसीज़ है उसमें उसके जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 10 से 15 मार्क्स का होता है, जिसे मूल विधि कहते हैं। इस मूल विधि में वैसे तो बाकी जो एक्ट्स हैं या फिर जैसे कि ह्यूमन राइट्स एक्ट्स या आरटीआई वगैरह उनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है पहले आईपीसी और जो भारतीय, जिसको अगर हम कहें भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी होती थी, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो आपको पता होगा कि 2023 में जो भारतीय न्याय संहिता लागू की गई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसकी पूरी जो है संभावना है, क्योंकि आईपीसी को अब हमारे जो है हटा दिया गया है लॉ से, संविधान द्वारा, और बीएनएस को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक होने वाला है ये भारतीय न्याय संहिता 2023 होने वाली है। इसकी जो हम इम्पोर्टेंट धाराएं हैं इनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम इन सारी इम्पोर्टेंट धाराओं को कवर करेंगे, और ये आपको ओनली यूपीएसआई के लिए नहीं, जनरल नॉलेज के लिए भी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियोज़ की सीरीज़ में हम आईपीसी जो पहले होती थी या जिसे अब हम कहेंगे बीएनएस 2023 को कवर करेंगे। अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया मूल विधि यूपीएसआई में ये पूछी जाती है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपको बताया मैंने आपको, भारतीय दंड संहिता या आईपीसी इसको कहेंगे, जो 1860 है, जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई थी। इसको लगभग 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके 150 वर्ष होने के बाद ही बीएनएस को 2023 को लागू किया गया है। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो उसमें पहले टोटल 511 धाराएं थीं और इसमें टोटल 23 अध्याय थे। आईपीसी जो है वो लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। तो ये हमने इसकी जो हिस्ट्री है उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े। अब हम बात करते हैं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता 2023 की। ये जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपीएसआई के लिए। बीएनएस की अगर हम बात करें, इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से लागू किया गया है। बीएनएस को लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 को, या कि इसका मतलब कि पिछले ही साल इसको लागू किया गया है। अगर हम टोटल धाराएं की बात करें तो इसमें टोटल 358 धाराएं हैं। उसमें आईपीसी में आपको पता है आईपीसी में 511 धारा थी, लेकिन इसमें कुछ धाराओं को हटाया गया है और कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे 1A 1B ऐसे। तो उसकी वजह से इसको थोड़ा छोटा किया गया है। उसमें टोटल 358 धाराएं हैं। अध्याय की बात करें, अगर धाराएं कम हुई हैं तो अध्याय भी कम होंगे। पहले 23 थे, अब 20 इसमें अध्याय हो गए हैं। अगर हम बात करें किस अधिनियम के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया, तो ये 45वां अधिनियम था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैंने आपको इसकी जानकारी दी है, जो कि इसकी बेसिक जानकारी बनती है। अगर हम बात करें कि बीएनएस की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब आईपीसी ऑलरेडी हमारी अच्छे से काम कर रही थी 150 सालों से, तो बीएनएस को क्यों लागू किया गया? तो उसका कारण था कि कुछ नए प्रकार के अपराध, आपको पता होगा आजकल डिजिटल जो है सब चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें डिजिटल होती हैं, एआई का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। तो इस वजह से पुरानी जो 1860 की जो मूल विधि थी या जो नियम थे, धाराएं थी, वो इन सब चीज़ों को कवर नहीं करती थी। तो इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए ये समाज में कुछ परिवर्तन हुए हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए इसको लागू किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, साइबर अपराध, जो कि पहले नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद, इसको भी आईपीसी के थ्रू इसमें भी सजाओं का प्रावधान किया गया है, सजाओं को बढ़ाया गया है। संगठित अपराध, जैसे कि पहले जो अपराध होते थे वो किसी एक व्यक्ति या किसी ग्रुप द्वारा किए जाते थे, लेकिन अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक संगठन बनाकर भी अपराध करते हैं। तो उसके लिए प्रावधान पुरानी आईपीसी में नहीं था, इसलिए बीएनएस की आवश्यकता पड़ी। इसके द्वारा कुछ सजाओं में परिवर्तन भी किया गया है। जैसे पहले कुछ ऐसी सजाएं थी जो काफ़ी कम थी अपराध के अकॉर्डिंग,
अपराध काफ़ी बड़ा होता था लेकिन उसकी सज़ा बहुत कम होती थी, तो उनमें भी परिवर्तन किया गया है। और हम बात करें तो कुछ अपराधों को संहिता से बाहर कर दिया गया है। पहले कुछ ऐसे अपराध थे जो कि आईपीसी में दंडनीय थे, लेकिन बीएनएस में उनको मुक्त कर दिया गया है। बीएनएस में उन अपराधों को बाहर कर दिया गया है, जैसे आत्महत्या का प्रयत्न पहले अपराध था, लेकिन अब बीएनएस में इसको अपराध नहीं माना गया है। समलैंगिकता, ये बीएनएस में इसको अपराध नहीं माना गया है। जारक्रम आदि, ये बीएनएस में इनको अपराध नहीं माना गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि बीएनएस को क्यों लागू किया गया है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। अब हम बात करते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट धाराएं की। इस वीडियो से आज स्टार्ट करेंगे हम, और अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि 358 धाराएं हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं। अलग अलग वीडियोज़ में जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करते हैं इसकी जो धारा 1 है, उसकी धारा 1 का 1 से लेके 1 से 6 तक जो बीएनएस है, इसका संक्षिप्त नाम, इसके नाम के बारे में, इसका प्रारंभ कब से ये स्टार्ट होगी, लागू होगी, उसके बारे में दिया गया है। नाम अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें लागू कब हुई, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2024 को इसको लागू किया गया है। विस्तार का बात करें हम, विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। जैसे पहले आईपीसी जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू थी, हालांकि बाद में आईपीसी को 2019-20 के बाद में आईपीसी वहाँ भी लागू हो गई थी, जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन अब जो बीएनएस है, ये इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, पूरे भारत पर ये लागू होती है। और अगर इसकी हम कुछ बेसिक जानकारी लें तो उसमें अगर हम बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल को बीएनएस के थ्रू जो अनुच्छेद 361 है उसके अनुसार बीएनएस से बाहर रखा गया है। मतलब उनको बीएनएस में जो दंड दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग डील नहीं किया जा सकता। उनको केवल सिविल कार्रवाई और ओनली सिविल कार्रवाई उन पर चल सकती है, गिरफ्तारी उनकी राज्यपाल और प्रेसिडेंट की नहीं हो सकती है। अब हम बात करें नेक्स्ट, इसमें अपराध ऐसा प्रत्येक कार्य या लोक समिति है जो भारत के बाहर किया गया। इसमें जो है, जो बीएनएस है, ये जो भारत में अगर कोई चीज़, कोई भी कार्य अपराध माना गया है तो वो अगर भारत के बाहर भी किया जाता है तो भी उसको अपराध ही माना जाएगा और उसके लिए बीएनएस के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2(1) की। तो धारा 2(1) रिलेटेड है कार्य से, कि किस किस व्यक्ति के क्या क्या कार्य हैं, तो उन कार्यों के बारे में धारा 2(1) बताती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2। धारा 2 जीव जंतुओं को बताती है। जीव जंतुओं में आते हैं मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जानवर, मतलब कोई भी जीवित प्राणी जो सांस लेते हैं उनको धारा 2 में रखा गया है। धारा 2(3) की बात करें तो इसमें शिशु को रखा गया है, मतलब बच्चों को रखा गया है। 18 वर्ष से कम के सभी व्यक्तियों को शिशु की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट धारा 2(4) की, जो कि कूटकरण पहले भी जो क्वेश्चन है उसमें भी यूपीएसआई के पहले एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कूटकरण किस धारा में है। तो धारा 2 के जो चौथा पार्ट है उसमें कूटकरण को किया गया है, जिसमें किसी मूल वस्तु की मतलब कूटकरण का मतलब क्या होता है? कूटकरण का मतलब है कोई ओरिजिनल चीज़ है, जैसे कि आजकल कॉपी की जाती है, तो ओरिजिनल चीज़ की ऐसी सेम टू सेम कॉपी बनाकर किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी से लाभ अर्जित करना जो कि ये सोचे कि ये ओरिजिनली चीज़ है, तो उसको कूटकरण कहते हैं। इसको धारा 2(4) में रखा गया है। धारा 2(5) की अगर हम बात करते हैं, इसमें न्यायालय को रखा गया है। धारा 2(5) ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 2(5) में न्यायालय को रखा गया है, जिसमें न्यायालय आपको पता होगा जहाँ भी किसी भी जो केस होते हैं या जिसमें भी न्याय मिलता है, सभी न्यायालय को, ट्रिब्यूनल्स को इसमें रखा गया है। धारा 2(7) की हम बात करें तो इसमें बेईमानी को धारा 2(7) में रखा गया है, जिसको मतलब सदोष लाभ या हानि, किसी की जानबूझकर लाभ प्राप्त करने के लिए किसी को हानि पहुंचाना या किसी की हानि करना, उसको बेईमानी कहते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 2(8) की। इसमें दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स को धारा 2(8) में रखा गया है। ये सब इम्पोर्टेंट
धाराएं हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इनको आप नोट कर लीजिए। इनको डॉक्यूमेंट्स को धारा 2(8) में रखा गया है, जिसमें अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त करना, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट्स को रखना, जैसे कि बैंक के कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब को धारा 2(8) में रखा गया है। धारा 2(9) की बात करें हम, इसमें कपटपूर्ण, कपट किसको कहते हैं? कपट के आशय से मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना जो किसी को कपट के आशय से करना कि उससे अपना कुछ लाभ हो और दूसरे को हानि पहुँचे, उसको कपट कहते हैं। तो कपटपूर्वक कार्य को धारा 2(9) में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा 2(10) की। आज की इस वीडियो में जो धारा 2 है उसके सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स को मैंने रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 3 के बारे में बात करेंगे। धारा 2(10) में लिंग को धारा 2(10) में दर्शाया गया है, जिसमें पुरुष, महिला और उभयलिंग। पहले ओनली पुरुष और महिला इसमें रखे गए थे आईपीसी में, लेकिन अब जो बीएनएस है इसमें उभयलिंग को भी मान्यता दी गई है। अगर हम धारा 2(12) की बात करें तो उसमें सरकार, आपको पता है आईपीसी में धारा 17 सरकार को दर्शाती थी, लेकिन बीएनएस में धारा 2 के 12वें पार्ट में सरकार को दर्शाया गया है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आते हैं। अब हम बात करें धारा 2(14) की, इसमें क्षति को धारा 2 के 14वें पार्ट में रखा गया है। इसका मतलब होता है कोई अपहानि करना, किसी का कोई नुकसान करना, किसी को शरीर को चोट पहुंचाना, किसी के मन को या किसी की ख्याति को या किसी की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना क्षति कहलाता है। धारा 2(16) की अगर हम बात करें, इसमें न्यायाधीश को रखा गया है। न्यायाधीश आपको पता ही है, कोई भी सिविल या दंडिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको न्यायाधीश कहते हैं। तो इसको धारा 2(16) में रखा गया है। ये सभी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। मैंने जो सभी धाराओं में से जो इम्पोर्टेंट जो पूछी जा चुकी हैं एग्जाम से, उनको ही इसमें लिया है। धारा 2(17) की अगर हम बात करें, इसमें जीवन को धारा 2(17) में दर्शाया गया है, जिसमें मानव और जो मानव जीवन है, किसी भी व्यक्ति का जीवन है, उसको जीवन के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 2 के 18वें पार्ट की, तो इसमें स्थानीय विधि को दर्शाया गया है, जिसमें स्थानीय विधि का मतलब है भारत के किसी विशेष भाग में लागू, भारत का जैसे कोई भी विशेष भाग है उसमें लागू कोई विधि, उसको स्थानीय विधि कहते हैं। धारा 2(26) की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखो 18 के बाद डायरेक्ट धारा 26 मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि बीच की जो धारा है उनसे कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें वीडियो में ली हैं। धारा 2(26) में व्यक्ति को दर्शाया गया है। कोई भी व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति एक डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक व्यक्ति में अगर हम बीएनएस के अकॉर्डिंग बात करें, लॉ के अकॉर्डिंग, तो व्यक्ति में कोई भी कंपनी, निकाय, कोई संगम, कोई निगमित हो, कॉरपोरेट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सभी को व्यक्ति ही कहा जाएगा। मतलब एक कंपनी भी एक व्यक्ति है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 2(28) की। धारा 2(28) में लोक सेवक को दर्शाया गया है। आपको पता होगा आईपीसी की अगर हम बात करें, आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक को पहले दर्शाया गया था। मैंने पहले भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने आईपीसी को पढ़ रखा है, तो इसलिए मुझे रिकॉल हो जाता है कि धारा 21 पहले ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि किस धारा में लोक सेवक को दर्शाया गया है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है। तो धारा 2(28) में लोक सेवक को दर्शाया गया है। अब हम बात करें लोक सेवक किन को कहते हैं, तो लोक सेवक में सेना के कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक न्यायाधीश जो न्याय करते हैं, सभी सरकारी अधिकारी को, प्राधिकरण के अधिकारी को, सबको लोक सेवक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 2(30) की। इसमें विशेष विधि का जिक्र किया गया है। विशेष विधि का मतलब है वह विधि जो किसी विशेष विषय के लिए बनाई गई हो, मतलब कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष विषय को पूर्ण करने के लिए कोई विधि बनाई गई हो, उसको धारा 2(30) में
दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, एक ये इम्पोर्टेंट धारा है, ये मिस हो गई थी, तो धारा 221 इसको चल संपत्ति के दर्शाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। तो चल संपत्ति को धारा 221 में दर्शाया गया है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लायक हो, उसको चल संपत्ति कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ज़मीन की, ज़मीन चल संपत्ति नहीं है, लेकिन ज़मीन पे उगने वाली फसल चल संपत्ति में आएगी, और जिसको हम काट कर ले जा सकते हैं। गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें चल संपत्ति में आती हैं, जिसको एक स्थान से, या कोई माल जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको चल संपत्ति कहते हैं। तो ये धारा 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपको, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धारा 3 के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी भारतीय न्याय संहिता की, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। और धारा 1 और धारा 2 के बारे में जो इम्पोर्टेंट धाराएं मुझे लगी, वो मैंने इस वीडियो में कवर की।